हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे सजीव जगत की विविधता डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के विषय में, जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी की पहली यूनिट है। यह यूनिट मेडिकल परीक्षाओं तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इकाई फर्स्ट, जीव जगत में विविधता। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे अर्नेस्ट मेयर की। तो अर्नेस्ट मेयर ने सबसे पहले जीव विज्ञान के अंदर जो क्लासिफिकेशन है उसकी शुरुआत के में कार्य करना सबसे पहले स्टार्ट किया था। बाद में इन्हीं के आधार पर जो कैरोलस लिनियस थे उन्होंने जैव जगत का वर्गीकरण किया, जिससे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का फॉर्मेशन किया गया। इसके साथ ही हम अब देखेंगे कि इसमें सबसे पहले चैप्टर अध्याय 1 जीव जगत की। तो जीव जगत में हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पे जीवधारियों की असंख्य प्रजातियां हैं, और इस पे जो पृथ्वी का वायुमंडल है या फिर यहाँ का जो भूमंडल है वो अजीब तरह का है। कहीं पे पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, महासागर हैं, कहीं पर झीलें हैं, मरुस्थल हैं, गर्म झरने हैं। इस तरह से जिन पर अनेक तरह की पशु पक्षी और दूसरे जैविक घटक निवास करते हैं। साथ ही इनमें अनेकों तरह से विविधता भी देखने को मिलती है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि जीव जगत में खास रूप से जो जीव होता है, जीव का क्या अर्थ होता है। जीव का अर्थ होता है जीवन को हम खास रूप से किसी पर्टिकुलर डिफिनीशन से डिफाइन या परिभाषित तो नहीं कर सकते हैं, फिर भी जो जीव होते हैं इनमें एक निर्जीव की अपेक्षा अलग से कुछ जैविक क्रियाएं होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पोषण हुआ, पाचन हुआ, वृद्धि हुई, वायुमंडल या प्रकृति के प्रति संवेदना हुई, अनुकूलन हुआ। ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जिसके आधार पर हम जीव को डिफाइन करते हैं, जबकि निर्जीव में ऐसी कोई भी घटना नहीं होती है। अभी हम देखेंगे कि जो सजीव होते हैं उनमें वृद्धि किस तरह से होती है। तो आप सभी जानते हैं कि कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है वो न्यूट्रिशन, पोषण की वजह से होती है, जो कि आपको पिछली कक्षा में बताया जा चुका है। और न्यूट्रिशन के कारण ही कोशिकाएं विभाजन करती हैं, वृद्धि व विकास करती हैं। वृद्धि व विकास करने की वजह से नई नई कोशिकाएं बनती हैं, और नई नई कोशिकाओं के बनने से ही जीवों के अंदर जब कोशिकाओं की मात्रा बढ़ती है तो ऊतक का आकार, अंगों का आकार और आकृति, इन सब में वृद्धि होती है। इन्हीं सभी कारणों से जीवों में भी वृद्धि हो पाती है। अभी हम देखेंगे कि जीवों के अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस होती है वो होती है जनन। तो जनन जीव का एक ऐसा लक्षण होता है जिसकी वजह से वो अपने जैसे जीवन की या अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। और ऐसी लक्षण के कारण ही जो जीवधारी होते हैं वो हमेशा प्रकृति में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। जैसे हमें जितने भी लक्षण प्राप्त होते हैं, जो हमारे खास रूप से कैरेक्टर्स होते हैं, हमारी आदतें होती हैं, हमारा जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, वो हमारे माता पिता से हमें प्राप्त होता है, आसपास के समाज से हमें प्राप्त होता है। उसी तरह से जीवधारियों के जो असंख्य लक्षण होते हैं, चाहे वो एक कोशिकी हों या बहुकोशिकी हों, वो सारे लक्षण उन्हें ज़्यादातर उनके पिछली पीढ़ियों से ही प्राप्त होते हैं। जीवों में जो अलैंगिक जनन की क्रिया होती है वो अनेकों प्रकार से होती है। अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह से जैविक क्रियाएं होती हैं, और उनमें खास रूप से जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीवों में जैसे फंजाई हुआ, या फिर जो चपटे कृमि हुए जो कि एक कोशिकीय होते, ईस्ट हुआ, हाइड्रा हुआ, इनमें जो जनन की क्रिया होती है वो सामान्य तरीके से होती है।
इसमें एक अकेला जीव अपने जैसे नए जीव को जन्म देने का कार्य करता है। इसी तरह से जो बैक्टीरिया होते हैं, एक उसकी शैवाल होती है, अमीबा होती है, वो भी अकेले एक नए जीव को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। जबकि जो दूसरे बड़े जीव होते हैं, उनमें जो जनन की क्रिया होती है वो उनसे थोड़ा भिन्न होती है, और उनमें जनन की क्रिया खास रूप से अलग अलग तरह के जीवों के संयुग्मन से या फिर आपस में मैथुन के कारण भी होती है। जनन जो होता है वो खास रूप से 3 तरह का होता है: लैंगिक, अलैंगिक और एक कायिक होता है। कायिक जनन की क्रिया केवल पौधों में होती है, जबकि जो लैंगिक और अलैंगिक जनन की क्रिया होती है वो जंतुओं में खास रूप से होती है। जीवों का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है वो है उसका उपापचयन। और उपापचय में क्या होता है, सभी तरह के जो रसायन होते हैं इनका निर्माण होता है, जो जीवन की प्रक्रिया या उपापचयी क्रियाओं को संचालित करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अभी हम इसी कड़ी में देखेंगे कि जो जीवधारी होते हैं उनमें जब तरह तरह की जैविक क्रियाएं होती रहती हैं, तो उसी समय उनमें अनेकों तरह की क्रियाओं का संचालन भी होता है। साथ ही जो जीव होते हैं उनमें सबसे खास बात होती है कि उनमें उद्दीपन होता है, अर्थात संवेदनाएं होती हैं, जिनमें भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाएं खास रूप से संपन्न होती रहती हैं। अभी हम देखेंगे कि जो उच्च स्तर के और निम्न स्तर के जो जीवधारी होते हैं उनमें अलग अलग तरह से जीवन की क्रियाएं सामान्य रूप से संचालित होने का कार्य करती हैं। अब हम बात करेंगे कि जीव जगत में विविधता कैसे होती है। तो विविधता का मतलब होता है उनमें अंतर से। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी पूरी पृथ्वी है इस पे असंख्य तरह के जीवधारी पाए जाते हैं, जिनमें पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, घास, उसके साथ ही छोटे कीड़े मकोड़े से लेके बड़े जीव जंतु, और जैसे कीट हुए, पक्षी हुए, पालतू जानवर हुए, ये सभी हैं। इन सब में आकार और आकृति में पूरी तरह से भिन्नता होती है, और यह विभिन्नता ही विविधता कहलाती है। और अभी तक हमारी पृथ्वी पे लगभग जो संख्या जीवों की ज्ञात की गई है, स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन के आसपास है। यही जो अलग संख्या है इसी को जैव विविधता या फिर इसी को हम लोग जैविक विविधता के नाम से जानते हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो जीवों के अंदर विविधता है, इसी विविधता के कारण इनको कैसे पहचानें। तो ऐसी स्थिति के कारण एक नामकरण पद्धति, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर थियरी बनाई गई, या एक संस्था बनाई गई, जिसके आधार पे हम जीवों को सभी देशों के अंदर एक ही नाम से, उसके वैज्ञानिक नाम से जानने का कार्य करते हैं। अब ये संस्था जो है अलग अलग फील्ड में काम करती है। जैसे अगर ये बॉटनी के फील्ड में काम करेगी तो इसका नाम हो जाता है ICBN, जिसे हम कहेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। अर्थात ये इसमें क्या होगा कि जो पृथ्वी पे घास फूस या वनस्पतियाँ, पेड़ पौधों की जो नई जातियाँ खोजी जाएंगी उनका नामकरण इसी संस्था के अंतर्गत किया जाएगा। इसी तरह अगर किसी तरह के नए जंतु की खोज होती है तो उसका जो नामकरण करता है वो ICZN करता है, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो इसमें अगर किसी नए जंतु की खोज होती है तो उसका नामकरण ICZN संस्था के अंतर्गत किया जाता है, जो कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर थियरी के अंतर्गत ही शामिल है। इसी को हम लोग द्विनाम या द्विपदनाम पद्धति, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है उसके कुछ सिद्धांत होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें आम का नामकरण करना होता है तो आम का जो वैज्ञानिक नाम हो जाता है उसे हम बोलते हैं मैंजीफेरा इंडिका। इसमें जो मैंजीफेरा इंडिका है इसका नामकरण कैसे किया जाता है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यह नाम, इसमें 2 पद हैं, जिसमें मैंजीफेरा इसका क्या है, वंश नाम है, जबकि जो इसका इंडिका है ये एक विशिष्ट स्पीसीज या जाति का संकेत पद है। अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ सिद्धांत हैं, मतलब अगर हम किसी जीव का नामकरण अगर करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं।
जिसे हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो नियम होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी जीव का जो जैविक नाम होगा वो प्रायः लैटिन भाषा के अंतर्गत रखा जाएगा, जो कि तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा, और इसका उद्भव चाहे जहाँ भी हुआ हो, लेकिन लैटिनीकरण या लैटिन भाषा में ही इसका नामकरण किया जाएगा। दूसरी जो शर्त है, उसमें जैविक नाम से पहला जो शब्द वंश नाम का होगा, और जो दूसरा शब्द होगा वो उसकी जाति को प्रदर्शित करने का कार्य करेगा। तीसरा जो नियम है, जैविक नाम जब हम हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में लिखना होगा तो तिरछा लिखा जाता है, और लैटिन भाषा में ही खास रूप से इसे दर्शाया जाएगा। चौथी जो अंतिम शर्त होती है, इसमें पहला अक्षर जो होगा वंश को बताएगा, जबकि और इसमें बड़े अक्षर का उपयोग करेंगे, मतलब पहला लेटर कैपिटल होगा, जबकि जो जाति का नाम होगा वो उसमें जो पहला लेटर होगा वो कैसा होगा, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम मैंजीफेरा इंडिका लिखेंगे, तो मैंजीफेरा इंडिका में जो नाम होगा वो इन्हीं चारों शर्तों पर आधारित होगा। अभी आप देखेंगे कि जो मैंजीफेरा इंडिका है इसमें लिन लगा है। लिन का मतलब होता है कि इसका नामकरण जो किया है वो लिनियस नामक साइंटिस्ट ने किया है। इसी आधार पे लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी या फिर टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। अभी आप देखेंगे कि वर्गीकरण की जो क्रिया होती है उसमें हम वर्गीकरण में खास रूप से कुछ नियमों का ध्यान देते हैं। तो इसमें आप अगर इसे देखेंगे वर्गीय संवर्ग, तो वर्गीय संवर्ग एक सोपान अर्थात सीढ़ी प्रक्रम है। इसमें हम पदानुक्रम सोपान अर्थात एक स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ का नामकरण करेंगे, और इसमें जो प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई होगी, यह वास्तव में क्या होगा, एक वर्गक अर्थात टैक्सॉन होगा। इसे प्रायः हम लोग क्या कहेंगे, टैक्सॉन कहेंगे। अब ये ध्यान दीजिए कि जो वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जाति कहते हैं। तो वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जाति कहते हैं। तो जाति स्पीशीज ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। उसके बाद कई जातियों को मिलाकर एक वंश का निर्माण होता है। वंश जातियों का एक समूह होता है, और इसमें जैसे बिल्ली और ये सब इसके वंश हैं, जैसे पैंथेरा वंश है। ठीक, अभी हम देखेंगे कुल क्या होता है। तो वंशों का जो समूह होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कुल कहेंगे। जैसे पौधों में 3 विभिन्न तरह के सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखा जाता है। फेलिडी कुल में रखेंगे। इसके साथ ही जो कुल का समूह होगा उसे हम लोग गण आर्डर कहेंगे। इसमें क्या होगा, स्पीशीज, वंश और कुल तीनों चीज़ें शामिल होंगी। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ग क्लास क्या होती है। तो ये गण आर्डर का समूह होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन करते समय इसको रखने का कार्य कर देंगे। अभी हम देखेंगे संघ क्या होता है। तो संघ क्या है, ये खास रूप से जो क्लास है उसका समूह होता है, और जगत लास्ट में जगत आ जाता है, किंगडम आ जाता है। तो जगत किंगडम क्या है, कई तरह के संघों का समूह होता है। तो यही खास रूप से जो वर्गीकरण करने का जो सबसे आसान तरीका है, ये आपको इसमें फिगर में दिख रहा है। ये क्रम है जो कि बढ़ते हुए क्रम में है, और ये घटते हुए क्रम में है। तो इंक्रीजिंग आर्डर में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे इंक्रीजिंग आर्डर में अगर हम बात करें तो वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे जाति, जातियों से वंश, वंश से कुल या फैमिली, उसके बाद गण या आर्डर, फिर क्लास, फिर संघ, फाइलम या डिवीज़न, लास्ट में क्या हो जाएगा, जगत या किंगडम। तो जगत और किंगडम क्या है, इसमें ये सारी चीज़ें समाहित होती हैं। इसी कड़ी में हम बात करते हैं, इसमें जैसे कुछ जीवों का नाम दिया गया है।
इस टेबल को आप बुक से देख लीजिएगा, याद करिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अभी हम बात करेंगे वर्ग की सहायता साधन की। तो इसमें जो वर्ग की सहायता साधन है यहाँ पर, इसमें खास रूप से वर्गीकरण जब हम करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे नाम होते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं या कुछ ऐसे विशेष स्टेप्स होते हैं जो कि हमें वर्गीकरण में काफ़ी सहायता प्रदान करते हैं। जिसमें सबसे पहला जो स्टेप है उसमें है हर्बेरियम तैयार करना। तो जो हर्बेरियम होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि पौधों का ये एक समूह होता है जिसमें हम कागज़ की शीट पे इनको क्या करते हैं, पत्तियों को, जड़ों को, तनों को या फूलों को एक जगह कलेक्ट करने का काम करते हैं, जो कि हमें स्टडी पर्पज़ के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लिए। ये हर्बेरियम शीट हैं सारी। दूसरे नंबर पे हम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वनस्पति उद्यान, बॉटेनिकल गार्डन। तो ये क्या है, किसी खास रूप से जो बॉटेनिकल गार्डन है, इसमें जो इंग्लैंड का बॉटेनिकल गार्डन है वो सबसे बड़ा, और इंडियन बॉटेनिकल गार्डन जो है हावड़ा भारत में है। नेशनल बॉटेनिकल गार्डन जो इंस्टीट्यूट है लखनऊ भारत में है। तो इनका रोल क्या होता है कि ये हमारे देश के अंदर जो अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं उनका एक कलेक्शन सेंटर होता है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे संग्रहालय, म्यूजियम। ये क्या होता है, तो यहाँ पे जो जंतु होते हैं या जो पौधे होते हैं उनके अवशेष को, उनके नमूनों को हम स्टोर करके रखते हैं लंबे समय तक। उनके मरने के पश्चात खास रूप से ऐसा किया जाता है, और ये भी, इनका भी उपयोग हम लोग स्टडी पर्पज़ में ही करते हैं। प्राणी उपवन या उद्यान क्या होता है, चिड़ियाघर। ये क्या होता है, तो चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क जो होता है, इसमें अलग अलग तरह के प्राणी विहार अर्थात जिनको हम चिड़ियाघर बोलते हैं, और ये खास रूप से ये भी स्टडी पर्पज़ में उपयोग किए जाते हैं। साथ ही इनका उपयोग हम टूरिस्ट प्लेस के तौर पे भी करते हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ पे जैसे कुछ फिगर आपको दिख रहे हैं जिसमें ये प्राणी उपवन के फिगर को दर्शाया गया है, और अलग अलग के तरह के जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे भ्रमण करने के लिए आते रहते हैं। साथ ही हमारी देश की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी हद तक इस पे डिपेंड करती है। अब हम देखेंगे कुंजी अथवा चाबी क्या होती है। तो ये एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग हम समानता तथा असमानता पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में करते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें, बस इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद, दैट्स ऑल।